सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए हैं यूज ऑफ इट। ठीक है, यूज ऑफ इट। अब यहां से आपके जो प्रयोग हैं इंग्लिश में कि यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड और इसके साथ हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस तरह से यूज ऑफ व्हाइल, जितने भी यूजेज हैं जो कि हमारी बुक पढ़ने में भी मदद करेंगे और उसके साथ साथ ही हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी काफ़ी मदद करेंगे। और बाद में हम एक कंजक्शन का भी प्रयोग करना एक वीडियो बनाएंगे। वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंजक्शन आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लियर करा दिए हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस और कुछ कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी अलग से वीडियो लेक्चर बनाए थे। तो उन वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें। और इस वीडियो लेक्चर के बाद हम जितने भी हैं यूजेज का प्रयोग करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। ठीक है, यूज ऑफ इट या इंट्रोडक्टरी यूज। तो यूज मतलब इट का कैसे प्रयोग करते हैं, इसके 5 कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। और इससे बाहर इट के प्रयोग आपको नहीं मिलेंगे, जो मैं इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। और इट इस बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा और आप चाहे किसी भी पर आप लागू करेंगे। इन जो मैं नियम पढ़ा रहा हूं उनके बावजूद कोई भी नियम पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो इट का प्रयोग स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को कि यूज ऑफ इट। तो इट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए इट का प्रयोग दो तरीका से किया जाता है। एक तो पर्सनल प्रोनाउन। इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? दो तरह से किया जाता है। एक तो था तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और दूसरे हैं न्यूट्रल इट के रूप में, ठीक है, या इंट्रोडक्टरी इट के रूप में। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन का ये थर्ड पर्सन होता है। इट का प्रयोग जो है, इट क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में भी हम दो केस हैं इसके। एक तो नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं किसको? नॉमिनेटिव केस को। और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यानी इट प्रयोग होगा यहाँ पर कर्म के रूप में। किसके रूप में होगा? कर्म के रूप में। और यहाँ कर्ता के रूप में इट का प्रयोग होगा। जैसे अगर ये कर्ता के रूप में होता है यानी नॉमिनेटिव केस में होता है तो इसका अर्थ यह है, वह है, इसने, उसने। ठीक है, क्या होता है? यह है, वह है, इसने, उसने। और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो इसे, ठीक है, उसे, इसको, उसको, इस तरह से इसके हिंदी अर्थ होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल इट के रूप में जब भी इसका प्रयोग होगा, जैसे मैं बताऊं कि भाई दरवाजे पर कौन है, तो मैं कह दूं मैं हूं, है ना, तो इट इज आई। तो यहां पर इट सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है ना, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो रहा है? इट इज आई, यानी मैं हूं। दरवाजे पर कौन है? मैं हूं। अब मैं कह दूं कि दरवाजे पर राम है ना, या फिर हम बोले कि दरवाजे पर कौन है? तो राम है, तो इट इज राम। इस तरह से भी हो सकता है कि इट इज राम। तो इस तरह से यहाँ पर इट जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो कह सकते हैं कि यह किसने किया, है ना, तो हु डिड इट, हु डिड इट, यह किसने किया। तो यह के अर्थ में या इसे किसने किया, है ना, इसे किसने किया, तो हु डिड इट। तो इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य भी वो चिन्ह भी है। तो हु यहाँ पर हु डिड इट, इट ऑब्जेक्ट के रूप में, यस, इसे किसने किया। तो इस तरह से यहाँ पर दो केस में प्रयोग होता है। एक तो नॉमिनेटिव जहां सब्जेक्ट की तरह काम करे, और दूसरे ऑब्जेक्टिव केस में जहां किसकी तरह काम करेगा? ये कर्म की तरह या कर्म की तरह, और यहाँ कर्ता की तरह। तो पर्सनल प्रोनाउन में दो तरह से होता है। और दूसरा होता है न्यूट्रल इट के रूप में प्रयोग। न्यूट्रल मतलब निर्जीवता के रूप में। ठीक है, तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट सुलभ ना हो, यानी ये नहीं मालूम पड़ता हो कि इसमें सब्जेक्ट है क्या, तो वहां पर हम इसे इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। किसको? इट को। इसके लिए मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे आज सोमवार है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा भाई कौन है ना, सब्जेक्ट कौन या किसने से पता करते हैं कि कौन है। तो
पता ही नहीं, तो आज सोमवार है ना, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट इट को मान लेते हैं इट इज मंडे और टुडे, ठीक है आज, तो इट इज मंडे टुडे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में टुडे इज मंडे इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन सही ग्रामेटिकल तरीका से यही है कि इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। ऐसे होते हैं, घड़ी में 5 बजे है ना, घड़ी में 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock इन माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। तो यहाँ पर इट जो है न्यूट्रल इट के रूप में, वो सब्जेक्ट के रूप में, जहां पर कह रहा है जिन वाक्यों में सब्जेक्ट सुलभ ना हो, ठीक है, वहां पर हम इट का यूज करते हैं। अब देखते हैं इट के अन्य प्रयोग। तो यूज ऑफ इट या इट के प्रयोग, जिसमें देखेंगे कि इट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। किन किन अवस्थाओं में किया जाता है इट का प्रयोग? निम्नलिखित अवस्थाओं में। पहला है फॉर नेचुरल फिनोमिना, यानी फॉर नेचुरल फिनोमिना, यानी प्राकृतिक घटनाओं के लिए या प्राकृतिक घटनाओं के लिए इट का प्रयोग कर देते हैं। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जैसे मौसम संबंधी हैं, ठीक है, उनके लिए इट सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे दिन है, क्या कह दिया भाई? दिन है, तो इट इज ए डे, इट इज ए डे। रात है, इट इज नाइट, क्या कह दिया? इट इज नाइट। यहाँ सब्जेक्ट क्या बना रहा है? इट, इट इज नाइट, रात। वर्षा हो रही है ना, तो इट इज रेनिंग। अब यहाँ पर देखो वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना एक वर्ब है, ठीक है, क्या है? वर्षा होना एक वर्ब है। अब वर्षा होना एक वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमने इट बना लिया, इट इज। अब देखो कंटिन्यूअस है तो रेनिंग, इट इज रेनिंग, यानी वर्षा हो रही। अंधेरा हो रहा है तो इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क। यहाँ ग्रोइंग लगा सकते हो या फिर गेटिंग लगा सकते हो, मैं गेटिंग का यूज कर दे रहा हूं। इट इज गेटिंग डार्क, तो अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी मौसम संबंधी है कि आज मौसम अच्छा है या किस तरह से, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं या प्राकृतिक जितनी भी नेचुरल घटनाएं हैं, बहुत सारी वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट बनाने के रूप में। दूसरा है फॉर वेदर कंडीशंस, यानी मौसम की दशाओं, ठीक है, कंडीशंस है तो दशाओं का यूज होगा। यहां दशाओं कर लेना, ठीक है, तो मौसम की दशाओं के लिए, तो फॉर वेदर कंडीशंस यानी मौसम की दशाओं के लिए। जैसे न आज गर्मी है ना, क्या कह दिया? आज गर्मी है, तो इट इज हॉट टुडे, इट को सब्जेक्ट बना लिया और इज हॉट टुडे, आज क्या है? गर्मी है। जब भी बनाना देखें तो देखो पहले इट लगाएंगे, उसके बाद इधर से इज है तो इज की अंग्रेजी, और फिर इधर की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इट सब्जेक्ट बनाने के बाद में इज, फिर इस तरह से गर्मी और आज, है ना, तो इट इज हॉट टुडे। इट वाले वाक्यों में ये बहुत अच्छे से ट्रिक काम करती है। देखो कल सर्दी थी, है ना, तो इट सब्जेक्ट बना लिया हमने इट, और इसके बाद थी तो बाज लगा दी, फिर सर्दी क्या थी? कोल्ड, और फिर यस्टरडे, तो इट वाज कोल्ड यस्टरडे। आ रहा है समझ में? इट वाज कोल्ड यस्टरडे। मैं कहूं जम्मू में जनवरी में बर्फ पड़ती है, अब क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है, इट से सब्जेक्ट बना लीजिए, तो इट पड़ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्नो, इधर को आ गए, ठीक है, स्नो मींस बर्फ गिरना। अब बर्फ पड़ना की स्नो हो गई, अब कह रहा है कहां पड़ती है? तो इन जम्मू में, ठीक है, जम्मू में। अब कब पड़ती है? महीने, यानी टाइम बाद में आता है वैसे भी, तो जनवरी महीने में, ठीक है। इलाहाबाद में मई और जून में बहुत गर्मी होती है ना, तो इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद, इट इज वेरी हॉट, यानी इट सब्जेक्ट बना दिया, बहुत गर्मी होती है, तो इट इज वेरी हॉट। और इन इलाहाबाद
इलाहाबाद में। कब होती है? जून और, तो इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून, यानी इन द मंथ्स ऑफ यानी जून और मई के महीने में। तो मे एंड जून, ठीक है, जून और मई के महीना में क्या होती है। तो यहाँ देख रहे हो फोर वेदर कंडीशन, जितनी भी फोर वेदर कंडीशन होती हैं उनके साथ में हम इट का प्रयोग करते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? फोर नेचुरल फिनोमेना, यानी प्राकृतिक घटनाएं, जैसे दिन है, रात है, वर्षा हो रही है, अंधेरा हो रहा है, ये सब क्या है? नेचुरल घटनाएं थी उनके साथ में। दूसरी थी फोर वेदर कंडीशंस, जिसमें मौसम की दशाओं के लिए कि आज गर्मी है, कल सर्दी है ना, और जम्मू में जनवरी में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो सब इट से सब्जेक्ट बना रहे हैं, और इट यहाँ पर न्यूट्रल या डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। डमी का मतलब है अर्थहीन, यहाँ अर्थ इट का अर्थ नहीं निकालते हैं। जैसे यहाँ निकालने लोगे इट इज हॉट टुडे, तो कहीं है गर्म दिन है, इस तरह से नहीं। इट यहाँ पर कैसा होता है? अर्थहीन सब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ नहीं निकालते उसका। जैसे देखो आज गर्मी है, सीधी बात बोली है ना, और इट इज हॉट टुडे। अगला देखो, फॉर टाइम, समय के लिए, किसके लिए करते हैं? समय के लिए, तो समय बताने के लिए। और आज जिन बच्चों को समय बताना नहीं आता है, तो वो आप किसी भी तरह के समय बताते हो, वो सारे सेंटेंस में समय वाले ले आया हूं, ठीक है। तो समय वाले सेंटेंस यानी समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो 4 बजे है, तो इट इज 4 o'clock, ठीक है, क्या बना दिया? इट सब्जेक्ट बनाइए और इज, और जो भी बजे हैं, ठीक है, कितना बजा है, 4 या 5, वो 4 o'clock, टाइम बता दीजिए। दूसरी बात करा, 3:45 बजे है, यानी 3:45 बजे, तो इट इज ए क्वार्टर, इट इज ए क्वार्टर टू 4। सीधी बात है, 3:45 का मतलब है कि 3:45 हुए, ठीक है। अब क्वार्टर यहाँ पर शब्द आता है, तो क्वार्टर का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है, जैसे 60 मिनट है, तो 60 मिनट के 4 भाग बांट लीजिए, तो 15 से कटेगा, 15 बार 15 चौका 60, या 4 का भाग लगा दीजिए, इसमें कितना लगा दें? 4 का। तो देखो 60, और 60 का मतलब 4 का भाग लगाओगे तो 15 मिनट। अब देखो 15, यानी 15 मिनट को बोल लेंगे आप क्वार्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वार्टर। और अगर 15 और जोड़ दी जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ, यानी आधा, ठीक है। और तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि 3:45 बजे है ना, तो इट इज ए क्वार्टर टू 4, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, सीधी बात है। तो एक क्वार्टर की कमी है किसमें? मतलब 3:45 बजे, यानी 15 मिनट की कमी है, तो 3:45 बजे है, तो इट इज ए क्वार्टर टू 4। जहां कमी व्यक्त करी जाती है वहां टू का प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है। जैसे देखो 4 बजने में कितने बाकी हैं? तो 15 मिनट, सीधी बात है, उसके लिए हम टू लेके आए 4। अब यहाँ पर देखो 4:15 बजे है, अधिक हो गया, और जब अधिक की बात होती है बेटा, या ज्यादा की बात होती है, तो हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। जब कम की बात होती है, समझिए, तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और जब ज्यादा की बात होगी तो किसकी बात करेंगे? पास्ट का, टाइम में, ठीक है, पास्ट। अब देखो यहाँ कह रहा 4:15 बजे, यानी 4 बज करके 15 मिनट हुई है। कितनी हुई है? 15 मिनट। तो मैं कह रहा हूं इट इज ए क्वार्टर, इट इज ए क्वार्टर और पास्ट 4, पास्ट 4 मतलब 4 बजकर, पास्ट क्यों लगा रहे हैं? यानी 4 बजने के बाद भी 15 मिनट हुई है, तो क्वार्टर उसके लिए बोला गया है। तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4। आ रही बात समझ में? आता इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4। नेक्स्ट है 4:20 हुए। अगर ऐसे पूछे टाइम कि 4:20 हुए हैं, तो क्या करेंगे हम कि इट इज 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट्स ऑफ पास्ट 4। यानी मैंने बताया था जब ज्यादा बजे, जैसे कितने 4 बजकर है ना, तो 4 बजे और उससे ज्यादा हुए कितने 20 मिनट, तो हमने कहा इट इज 20 मिनट्स पास्ट 4। आ रही है समझे? तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? पास्ट, और कम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो 20 मिनट्स हुई हैं 4 बजकर, सीधी बन गई। अब देखो मेरी घड़ी में 4:30 बजे, अब 4:30 आ गए, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम टाइम, तो इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट ऑफ 4 बाई इन माई वॉच।
हाँ बाई माई वॉच, सॉरी। तो इट इज हाफ पास्ट, अब देखो हाफ पास्ट 4, यहाँ पर 4 बज गए और उससे पास्ट मतलब अधिक हुआ है कितना, हाफ, है ना, तो पास्ट कह देंगे अधिक, और बाई माई वॉच, ठीक है, मेरी घड़ी में। अगला है 6 बजने में 5 मिनट बाकी, 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 5 मिनट, कम है, ऐसे भी बोल सकते हैं 6 बजने में 5 मिनट। तो कम के लिए बेटा क्या करेंगे, 2। तो देखो इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट टू 6, यानी 6 बजने में। अब जो कमी आई तो कम या बाकी है उसके लिए हम शब्द क्या लेके आए, कम या बाकी के लिए क्या लेके आते हैं, 2। तो देखो इट इज 5 मिनट्स टू 6, और ये बात समझ में, इट इज 5 मिनट टू 6। अगली बात कह रहा है 5 के आसपास है। कभी कभी ऐसे होते हैं गना, तुम गांव में जा रहे हो और पूछने लगे कभी कितना बजा है, तो कह देते हैं कि अब भाई 5 बजकर के 50 मिनट या 55 मिनट हो गई, तो आप ऐसे नहीं बोल गए 5 बजकर 55 मिनट हो गई, कह देंगे 6 के आसपास है। क्या कह देंगे, 6 के आसपास है ना। तो इसके इस सेंटेंस को कैसे होना था, 6 के आसपास है, तो इट इज अराउंड या फिर अबाउट 5, ठीक है। तो वैसे ज्यादातर अराउंड का ही प्रयोग करते हैं, तो इट इज अराउंड 5, यानी 6 के, सॉरी 5 के आसपास है, तो इट इज अराउंड 5। तो अगर आसपास हो तो अराउंड का प्रयोग करते हैं, अगर ज्यादा की बात कर रहा है तो पास्ट का प्रयोग कर देते हैं, और अगर कम की बात कर रहा है या बाकी की बात कर रहा है तो किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का, ठीक है। अब जहां पर अगर 3:45 की बात करें तो 1/4 टू 4, अगर 4:15 की बात करें तो 1/4 पास्ट 4। ये बातें याद रखेंगे, जिससे आप टाइम बताना कभी नहीं भूलेंगे। मैंने जिस तरह से भी टाइम बताते हैं उस तरह के सारे सेंटेंस आपके लिए लिख लिए, ठीक है। अब किसी को कोई टाइम बताने में प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। अगला है इन द लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पूरक के अभाव में। तो इट का प्रयोग पूरक के अभाव में भी करते हैं, ठीक है। कहां करते हैं, पूरक के अभाव में। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट सुलभ ना हो या सब्जेक्ट ना मिलता हो। जैसे मैं कहूं का मैं हूं, अब मैं हूं ये वाक्य अपूर्ण है ना। देखो मैं हूं, तो आई एम, अब ये आई एम ये किस तरह से गलत नहीं है भाई, अपूर्ण नहीं दिख रहा, कैसा है ये, अपूर्ण वाक्य है, ठीक है। तो अपूर्ण वाक्य है तो इसको पूर्ण करने के लिए हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। किसको, इट को सब्जेक्ट, किसके रूप में करते हैं प्रयोग, सब्जेक्ट के रूप में। अब जब इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो इट क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट, यानी इस सेंटेंस को पूर्ण कर रहा है। और यही सेंटेंस कैसे बनेगा कि इट इज आई, ठीक है, इट इज आई। अब यहाँ इट सब्जेक्ट बन गया, इट इज आई यानी मैं हूं, ये वाक्य पूर्ण हो गया। ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ। तो पूरक के अभाव में भी इट का प्रयोग करते हैं, जो वाक्य को पूर्ण भाव या पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो पूर्ण भाव व्यक्त कर रहा है भाई, देखें जैसे मैं हूं, है ना, तो इट इज आई। अब हाँ, स्पीकिंग की आप किताब उठा करके देखेंगे तो उसमें इट इज मी बनना होगा, जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग वाले बोलते हैं इट इज मी, मैं हूं, ठीक है। लेकिन जितने भी ग्रामर पढ़ रहे हैं या एसएससी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह की कभी गलती ना करें कि इट इज मी बनाएं, ठीक है। वहां पर तुम्हें ऑप्शन मिल सकता है इट इज मी, वो गलत होता है, क्योंकि इनके बाद जो इट इज के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आते हैं। जैसे इट इज आई यू, ये किस में आते हैं तुम्हारे, सीधे सीधे नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। किस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में। तो इट इज किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मी का, इट इज मी, इट इज यू, इट इज अस, इस तरह से नहीं, सीधे सीधे उनके प्रोनाउन, ठीक है, वो भी नॉमिनेटिव केस में। तो मैं हूं तो इट इज आई, तुम हो तो इट इज यू। अब यहाँ ये नहीं देखेंगे कि जो इज आ रही है वो आई और यू के साथ इट इज आई या इट एम आई कर दो, है ना, या फिर कर दो इट आर यू, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो इट है और सब्जेक्ट इट है तो इट के अकॉर्डिंग इज ही आ रहा है। क्या आ रहा है, इज। तो इट इज आई, इट इज यू। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखो इट इज आई हो गया, इट इज यू हो गया,
अगला है कहा जाता है ना, कहा जाता। पैसिव वॉइस है इट इज सेड, ठीक है, इट इज सेड। अगला है पाप है तो इट इज सिन, पाप है इट इज सिन। अब देखो यहां पर आ गया पक्षियों को मारना पाप है, ठीक है, पक्षियों को मारना पाप है, तो इट इज सिन पाप है। और टू किल द बर्ड्स, पक्षियों को मारना पाप है। तो इट का प्रयोग वहां पर भी करते हैं जो इन्फिनेटिव होते हैं या इन्फिनेटिव होते हैं, और वहां पर पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। देखो इट इज सन, अब ऐसा नहीं होगा किल द बर्ड नहीं बोल सकते, यानी मारना पाप है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अर्थ नहीं बनना है कि टू किल द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स और पाप। यहाँ पर तो इट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है, यहाँ इट को सब्जेक्ट बनाया था, तो इट इज सिन और टू किल द बर्ड, ठीक है। तो इन्फिनेटिव के साथ में भी इसका प्रयोग करते हैं इट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में। अगला था कि यह तुम ही थे जिसने मुझे डूबने से बचाया, यह या वह होगा यहाँ, ठीक है। तो वह तुम ही थे या वो तुम ही थे, इस तरह से हो सकता है, वो तुम ही थे जिसने मुझे डूबने से बचाया। तो देखो तुम ही थे पास्ट है, तो देखो इट वाज यू, इट वाज यू, और हु सेव्ड मी फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है, मुझे डूबने से बचाया। तो इट वाज यू और हु सेव्ड मी फ्रॉम ड्राइंग। अगला है वह राम ही थे जो तुम्हें सच्चाई बता सकते हैं, तो इट इज राम, ठीक है, इट इज राम, वह राम ही थे, वह राम ही थे या वो राम ही थे जो तुम्हें सच्चाई बता सकते हैं। तो हु कैन टेल यू द ट्रूथ। अब जहां से बना रहे हैं तो हु से जुड़ा है, तो हु कैन टेल यू द ट्रूथ। अब जो कैन है वो हु के अकॉर्डिंग नहीं आया, वो राम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ यू के अकॉर्डिंग सेव आया है, लेकिन यहाँ पर तो पास्ट है, चाहे हु के अनुसार ले लो चाहे इसके साथ ले लो, तो सब्जेक्ट टू केस में इस तरह से आता है। अब जैसे इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया है, तो मैं ही हूं, मैं ही हूं जिसने यह कार्य किया, तो यह तो शब्द नहीं है यहाँ पर, या फिर तो शब्द लगाओगे तो आप यहाँ लगा लेना उसको, मैं ही तो हूं जिसने यह कार्य किया। तो देखो इट इज आई, इट के अकॉर्डिंग तो इज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और हु, इट इज आई हु, अब हैव, हु के साथ हैव नहीं आ रही है, अब ये आई के साथ हैव आ रही है, तो इसका सब्जेक्ट की इसकी जो सब्जेक्ट है वो वर्ब यहाँ बन रही है। तो इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। कंपटीशन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से स्टार लगा दीजिए इस बात को कि देखो यहाँ पर जो वर्ब आती है वो इस हु के अकॉर्डिंग नहीं आती है, वो यहाँ पर जो भी होगा यू होता, या अगर यहाँ ही होता तो है जाती, ठीक है। अगर यहाँ होता इट इज ही और हु हैज डन दिस वर्क, तो है जाती, यहाँ पर हैव आई है आई के अकॉर्डिंग। तो बात समझ में आ रही है भाई, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के अभाव में, जहां पूरक की कमी हो, तो इन द लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो वहां पूरक के अभाव में इट का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर द नॉन लिविंग आइटम्स एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, स्मॉल चिल्ड्रंस, यानी निर्जीव वस्तुओं, ठीक है, और पशुओं और पक्षी तथा छोटे शिशुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जितने भी छोटे शिशु हैं, इन्फेंट्स, है ना, शिशु, वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। दूसरी बात, छोटे शिशु हैं, उसके साथ साथ पशु हैं, पक्षी हैं, वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं जो भी हैं, इनके साथ में हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। पर इट का प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं कि वो संकेत कर रहा हो, अगर वो संकेत की तरह काम कर रहा है तो वहां दिस और दैट का प्रयोग करेंगे, अगर संकेत की तरह काम नहीं कर रहा है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे हम, इट का, ठीक है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे चल के। जैसे एक लोमड़ी थी तो देयर वाज ए फॉक्स, ठीक है, देखो एक लोमड़ी थी तो कौन थी, लोमड़ी, ठीक है। अब जब कर्ता क्रिया के पास आता है तो वहां देयर का प्रयोग करते हैं, तो देयर वाज ए फॉक्स, ठीक है, उसके पास लोमड़ी आ रहा है, तो देयर वाज ए फॉक्स, देयर का प्रयोग पढ़ाएंगे इसके बाद में, ठीक है। अब जो लोमड़ी है उसके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ लोमड़ी, लोमड़ी के लिए जो प्रोनाउन लेके आया हूँ इट, तो इट वाज हंग्री, इट वाज हंग्री आया है। या रिपीटिशन के लिए, रिपीटिशन समझ रहे हो कि जब एक नाउन है उसके लिए प्रोनाउन बनाने के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात देखो, तो लुक, यह कीमती पुस्तक थी। अब देखो दिस वाज ए कॉस्टली बुक,
है ना। अब यहाँ पर इस पुस्तक के लिए हमने दिस का प्रयोग करा, दिस वाज ए कॉस्टली बुक, बट नाउ, अब यह है ना, अब यह पुरानी किताब है। कैसी है? पुरानी। तो अब यह पुरानी किताब है, तो अब यह यहाँ भी शब्द है और यह शब्द यहाँ भी है। अगर दो बार शब्द एक ही आ रहा है उसके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है एक दिस, तो दूसरी जगह इट का प्रयोग होता है, क्योंकि रिपीटेशन के लिए। किसके लिए होता है? इट का। तो इट इज अन ओल्ड बुक, कैसी है? पुरानी किताब है, तो इट इज अन ओल्ड बुक, अब यह पुरानी किताब। दूसरी बात, मैंने एक गाय खरीदी, तो आई बॉट ए काउ। अब इस काउ के लिए मैं प्रोनाउन लेके आऊंगा, वह विदेशी नस्ल की थी, क्योंकि जानवर है उसके लिए क्या लगा? इट वाज, वह विदेशी नस्ल की थी। तो इट वाज ऑफ ए फॉरेन ब्रीड, तो इट वाज ऑफ ए फॉरेन ब्रीड। ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी, नस्ल, नस्ल मतलब ब्रीड के लिए ले गया। तो कहां कहां कर रहे हैं? एनिमल्स, वर्ड्स और जानवरों के लिए प्रोनाउंस के रूप में, यानी इट का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं उसका, जब पहले से उसके बारे में दिया हो। अब यहाँ के बावजूद भी थोड़ा समझ लीजिए कि इट का प्रयोग कहां कहां करते हैं। अब देखो, इट, ठीक है, और वीएस जैसे भी लिखते, दिस। अब बात आ गई, दोनों के अर्थ यह वो है यही होते हैं, तो किसका प्रयोग करें? कि दिस का करें कि इट का करें, है ना। दूसरी बात कि इट और वीएस, दैट, इनके भी सेम ही अर्थ होते हैं। तो बेटा दिस और दैट का होते हैं, दिस और दैट होते हैं तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे समझ, जहां संकेत की बात करें, कोई वस्तु तुम्हारे सामने रखी है या फिर दूर रखी है, पास रखी है या दूर रखी है, तो वहां हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे, यह वह की अंग्रेजी के लिए। ठीक है, और जब वस्तु आपकी सामने नहीं है, ठीक है, और उस वस्तु की ओर हम संकेत भी ना कर रहे हैं या दूर है कहीं, उस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? इट। जैसे ये नहीं बोल सकते कि दिस इज ए चेयर, है ना, दिस इज ए चेयर। अब जैसे आपने बोली दिस इज ए चेयर, तो ये संकेत कर कि यह कुर्सी है। ठीक है, और आप ऐसे हो सकते हैं कि दैट इज ए चेयर, ठीक है, वह कुर्सी है, दूर रखी है, तो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आप इन दोनों सेंटेंस को इसी तरह से बोलेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बोल सकते कि इट इज ए चेयर, है ना, इट इज ए चेयर, इस तरह से नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो दिस का प्रयोग कहां करते हैं? दिस और दैट का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, और इट का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां ना तो वस्तु की ओर संकेत कर रही हो, ना वस्तु या व्यक्ति वहां पर हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इट का। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं या समझ में आया है अच्छे से, तो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर कंटेंट हम लेकर के आएंगे, और इस तरह से आपको किसी ने नहीं समझाएगा इट का प्रयोग। ठीक है, तो इट के प्रयोग में हमने कौन कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर करी थी, तो वो एक बार देख लेते हैं। पहली थी फॉर नेचुरल फिनोमेना, यानी प्राकृतिक घटनाओं से पहले, जैसे इट इज ए डे, इट इज ए नाइट। दूसरी थी फॉर वेदर कंडीशन, यानी मौसम की दशाओं के लिए, है ना। और तीसरी थी समय के लिए, है ना, समय के लिए, यानी 4 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, समय जिस तरह का जितना तरीका का था, मैंने सारी तरीका क्लियर कर दिया। अगला था इन द लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक के अभाव में। ठीक है, और इसके बाद था फॉर द नॉन लिविंग आइटम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, स्मॉल चिल्ड्रंस आदि के। तो ये थे इट के यूज। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, कभी भी इट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको इट को बताया। कल अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे देयर का प्रयोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूज करेंगे, यूज ऑफ देयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ